नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के परिजन उनकी मौत को लेकर अब लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सोनाली के भांजे एडवोकेट विकास ने उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विकास ने सुधीर सांगवान को ही सोनाली की मौत का जिम्मेदार बताया है। विकास ने कहा है कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची और इसी बीच सोनाली फोगाट के भाई ने फेसबुक लाइव करके ये कहा कि गोवा में उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने गोवा में पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर ये लाइव वीडियो शेयर किया है और सोनाली के भाई की ओर से गोवा पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है। लेकिन इससे पहले सोनाली फोगाट के भतीजे मोहिंदर फोगाट ने यह दावा कर दिया है कि सोनाली फोगाट के चेहरे पर मौत के बाद सूजन थी और उनके चेहरे पर एक तरफ स्ट्रेच मार्क्स भी थे। और आपको बताते चलें कि आगे उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सोनाली ने परिवार को बताया था कि उन्हें शक है कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। और झारखंड में अवैध खनन मामले में परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल का काफी करीबी सहयोगी है और इससे पहले देर रात को प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने 2 AK-47 और 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की थी। हालांकि बाद में रांची पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि दोनों ही AK-47 प्रेम प्रकाश के नहीं बल्कि रात में उनके पास ठहरे 2 पुलिस कांस्टेबल की है और झारखंड और बिहार के करीब 17 लोकेशंस पर छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से भी पूछताछ की और इसी के बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। झारखंड और बिहार के करीब 17 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर अभी भी तलाशी अभियान जारी है। और अब आपको बता दें कि बुधवार की सुबह तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा बुधवार की शाम होते ही विधानसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 9 अगस्त तक चली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी नेता विपक्ष के रेस में पिछड़ गए हैं और बतौर स्पीकर ही नीतीश कुमार के सदन से भिड़ गए। विजय सिन्हा ने नेता विपक्ष पद की बाजी मार ली है और अब माना यह जा रहा है कि विजय सिन्हा को नीतीश से विधानसभा में टकराने के बाद नीतीश के विरोध के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है और इसे पार्टी ने समुचित तौर पर स्वीकार कर लिया है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने औपचारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया है कि मंगलवार को ही पार्टी विधायक दल की बैठक में विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया था। पत्र में यह भी बताया गया है कि विधानसभा में विजय सिन्हा और विधान परिषद में सम्राट चौधरी नेता विपक्ष होंगे। अब विजय सिन्हा और नीतीश कुमार का विधानसभा में टकराना संसदीय इतिहास के लिए भले ही एक खराब उदाहरण हो, जब दोनों एक दूसरे को परंपरा और नियम समझा रहे थे, लेकिन ये सीधी तकरार विजय सिन्हा के पक्ष में गई है। पहले भी जब 2020 में विधानसभा अध्यक्ष के लिए नाम चला था तो नंद किशोर यादव से प्रेम कुमार तक का नाम चला था, लेकिन आखिर में पार्टी ने विजय सिन्हा को चुना है और पार्टी की नजर विजय सिन्हा पर पहले से ही थी। और कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने बुधवार को यह आरोप लगा दिया है कि नगर निगम ने पिछले 5 सालों में मुंबई की सड़कों के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उन्होंने अब ये मांग की है कि मुंबई के साथ किए गए इस भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करवाई जाए। दरअसल बीजेपी के अब महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने भी मुंबई में सड़कों के मुद्दे पर शिवसेना पर परोक्ष रूप से निशाना साध दिया है। मिलिंद देवड़ा ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई नगर निगम ने साल 2017 से 2022 तक 5 साल में सड़कों के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये राशि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बजट का लगभग 10% है। हालांकि हर साल मुंबईकरों को सड़क के गड्ढों की समस्या का सामना करना पड़ता है। मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि मुंबई को ये जानने का हक है कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका को कौन लूट रहा है।
देवड़ा ने भ्रष्टाचार की श्रृंखला की सीबीआई जांच की भी मांग उठा दी है। और आपको बताते चले कि राज्य सरकार के पास इस मामले की जांच करने और मुंबई नगर निगम में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का भी अधिकार है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या महाराष्ट्र सरकार के पास सीबीआई की जांच करने की राजनीति इच्छा शक्ति है, इसकी कीमत कितनी होती है। मिलन देवड़ा ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुंबई में हर साल सड़कों पर खर्च होने वाले फंड के आंकड़े जारी भी उन्होंने कर दिए हैं। और सीबीआई ने कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार समेत देश भर में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। ऐसे में लालू प्रसाद की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि भोला यादव न सिर्फ लालू प्रसाद के करीबी हैं बल्कि उनके राजदार भी माने जाते हैं। भोला यादव की जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में अहम भूमिका मानी जा रही है। सीबीआई के लिए वही अब तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ही सीबीआई ने ये पूरी कार्रवाई की है। भोला यादव से सीबीआई को कई ऐसे राज पता चले हैं जिससे कि वो अब तक दूर थे। दरअसल लालू प्रसाद यादव के साल 2004 से 2009 तक के रेल मंत्री के कार्यकाल में बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में चतुर्थी वर्ग पद पर नौकरियां दी गई। अब आरोप है कि नौकरी देने के बदले उनके या उनके परिवार के सदस्यों से जमीन लिखवाई गई है और यह जमीन राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की एके इन्फोसिसमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए हस्तांतरित की गई। जमीन का कुल रकबा करीब 1,05,292 वर्ग फुट है और सर्कल रेट के हिसाब से अभी इसकी कीमत 4,39,80,650 रुपए है। और बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक ऐसी ही करतूत को अंजाम दिया। बता दें आपको कि इन तमाम अशातिर अपराधियों ने सरसों तेल की एजेंसी में घुसकर 9 लाख रुपए की लूट की। वारदात मंगलवार शाम परसा बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर इतवारपुर लालू पथ इलाके में यह घटना हुई। लुटेरों ने तेल एजेंसी से 9,19,000 रुपए की लूट की है और पीड़ित व्यवसायी सूर्य दयाल कुमार ने बताया है कि बाइक सवार 5 अपराधी एकाएक तेल एजेंसी के दफ्तर में घुस गए। उस वक्त वहां पर 4 कर्मचारी मौजूद थे और अपराधियों ने सभी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद ऑफिस में रखे रुपयों का बैग में भरकर सभी सिपारा की ओर भाग निकले। इस घटना के बाद तेल एजेंसी के कर्मियों ने परसा थाने की पुलिस को खबर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस वारदात की छानबीन शुरू कर दी है। इस बीच थानेदार मासूक अली ने बताया है कि लुटेरों की पहचान करने की कोशिश जारी है। जल्दी ही इन लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। इस बीच हेलमेट और गमछा से लुटेरों ने चेहरा ढक रखा था, जिसकी जानकारी मिली है और लूटपाट करने वाले अपराधियों ने काफी शातिराना ढंग से इस घटना को अंजाम दिया। लुटेरों की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। दुकानदार ने यह भी बताया है कि उन्हें अपने किसी कर्मी पर शक नहीं है। उनके सारे कर्मी 15 से 20 साल पुराने हैं और एजेंसी के अलावा सरसों का तेल की जो पैकिंग है और जो होलसेल का भी यहाँ पर काम है वो किया जाता है। और अब खबर आगरा से है, जहां पर एसडीएम की तैनाती भी काम नहीं आई। बता दें कि ताजमहल पर लपकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ताजमहल के गेट से निकलते ही पर्यटकों को लपके घेर लेते हैं और परेशान करते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा शोरूम के हॉकर पर्यटकों को परेशान करते हैं। आगरा के आसपास की सिर्फ आगरा ही नहीं, कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे बाहरी पर्यटकों का आवागमन होता है। उन जगहों पे इस तरह की समस्याएं एक तरीके से आम हैं और ये बहुत दिनों से हैं। और आगरा के संदर्भ में हम लोग बात करें तो हमारी अपना कुछ कंसर्न और दिक्कतें होती हैं कि हमारी जो बाउंड्री वाल है, हमारा जो कोर एरिया है, हम उसके अंदर कन्फाइंड होते हैं।
बाहर की एक्टिविटी पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, या हमारे पास ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता कि हम बाहर की तरफ उनके नियंत्रण को रोक सकें। अगर मैं ताजमहल की बात करूं, ताजमहल के अंदर जो भी पर्यटक जाते हैं हम उनका टिकट चेक करते हैं, जो भी गाइड या फोटोग्राफर जाते हैं हम उनका लाइसेंस या उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं। इसके अलावा टीमें बनी हुई हैं टाइम टू टाइम इस स्मारक परिसर के अंतर्गत। हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा आदमी गाइडिंग या फोटोग्राफी का कार्य तो नहीं कर रहा है जिसको हमने लाइसेंस नहीं दिया। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने घर गए युवक को लड़की के परिजनों ने कमरे में बंद करके पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है रायबरेली से, जो कि काफी हैरान कर देने वाली है। बता दें कि जब प्रेमी जलने लगा तो घर का दरवाजा खोलकर उसे भगा दिया गया। गंभीर हालत में ये युवक जिला अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है, जहां पर युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घायल अंकित मिश्रा के बड़े भाई अनूप मिश्रा ने यह आरोप लगाया है कि गांव के ही 5 लोग आशु मिश्रा, केशव मिश्रा, नमन मिश्रा, नीलू मिश्रा और कमलाकांत मिश्रा ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है। अब घायल जले हुए प्रेमी की पहचान अंकित मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि मूसापुर गांव का रहने वाला है। घटना सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूसापुर गांव की है। एक लड़की है, मेरा भाई है, उससे प्यार और करता था। वो मिलने के लिए उसके घर गया, उसके घर वालों ने देख लिया, उसको मारा भी रात में और पेट्रोल डाल के जलाया भी। तो इसकी शिकायत किसी से किया भी आपने? जी, हम अकेले आदमी, हम कहाँ करें जाके, हम किसको लेके सीधा यहाँ भाग गए। कौन कौन लोग जलाए हैं? नीलू मिश्रा, योगेश चंद्र मिश्रा उर्फ नीलू मिश्रा, योगेश चंद्र मिश्रा और बबलू मिश्रा, केशव मिश्रा और नमन मिश्रा और आशुतोष मिश्रा उर्फ आंसू। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर से एक खबर है, जहां पर हेलमेट बाबा बचाएंगे जान यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि 17 सालों से लगातार साइकिल पर बैठकर भी हेलमेट लगाकर ये शख्स यहाँ पर निकलता है और हेलमेट लगाकर लोगों को भी नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दरअसल 15 सालों में साइकिल से जाकर यातायात नियमों का ये प्रचार कर चुके हैं कई जगहों पर, और जनपद औरैया के ये बताए जा रहे हैं मूल निवासी। बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, लखनऊ से लेकर कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये लोगों को जागरूक करते हुए आज कानपुर पहुंचे हैं, कानपुर देहात में, और जिले की पुलिस अधीक्षक से उन्होंने मुलाकात की है। और आपको बताते चलें कि कानपुर देहात में भी घूम घूम कर लोगों को इन्होंने जागरूक किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी सजी धजी ढंग के साथ इन्होंने साइकिल तैयार की है और सर पर हेलमेट लगाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यातायात नियमों का सही ढंग से पालन करने के लिए संदेश दिया जा रहा है और वाकई काफी बेहतरीन संदेश है। आप देख सकते हैं कि साइकिल पर बैठने के बावजूद इन्होंने हेलमेट पहन रखा है और सेफ गार्ड भी इन्होंने पहना हुआ है। साथ ही ये कई जगहों पर, कई जिलों में यूपी के घूम चुके हैं, लोगों को जागरूक कर चुके हैं और इसी कड़ी में ये कानपुर देहात पहुंचे हैं, जहां इन्होंने हेलमेट बाबा ने लोगों को जागरूक किया है। रमेश कुमार प्रजापति उर्फ हेलमेट बाबा से हम जाने जाते हैं। वैसे रहने वाले हैं जिला औरैया, प्रॉपर औरैया में रह रहे इस समय। और जो है हम जो औरैया से बाराबंकी और इधर नखलऊ से बहराइच होते हुए गोंडा अमेठी में प्रचार करते हुए मैं अकबरपुर कप्तान साहब से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं एक साल में हज़ारों लाल चले जाते हैं एक्सीडेंट से बिना हेलमेट के। तो उनसे हम कहते हैं भाई हेलमेट लगाओ, स्वयं सुरक्षा पाओ, यातायात के नियम अपनाओ। लेकिन लोग बाग नहीं जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हमने गोंडा में प्रचार किया, वहाँ 10% लोग बाग हेलमेट लगा के चलते हैं। बहराइच मैंने किया, वहाँ 10% लोग हेलमेट लगा बिना हेलमेट लगा के चलते हैं। हमारा नाम रमेश कुमार। और अब खबर आगरा से है, जहां आपको बता दें कि कुंभकर्ण की नींद से आगरा पुलिस नहीं जाग रही और खनन माफियाओं के खिलाफ आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब आगरा पुलिस ने आखिरकार एक्शन ले लिया है। खेरागढ़, सैया और जगनेर क्षेत्र के बड़े पैमाने पर यहां पर अवैध खनन का काम चल रहा था और खनन माफियाओं ने कई पुलिस अधिकारियों के साथ में भी घटनाएं की हैं।
खनन माफियाओं के खिलाफ खैरागढ़ सया और जगनेर में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और आगरा पुलिस ने अब खनन में शामिल कई वाहनों को सीज कर लिया है। सूचना मिल रही थी कि कई जो गाड़ियाँ हैं दूसरे नंबर पे लगा के चल रही है। इसका तत्पर ये है कि या तो नंबर प्लेट है नहीं उससे या नंबर प्लेट है। और एक और बड़ी खबर आगरा से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर ताज नगरी निवासी और पर्यटक से जुड़े लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। दरअसल अब ताज नगरी आगरा में आने वाले पर्यटक बाइक राइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। रोहतांग, मनाली, गोवा और अन्य प्रदेश और अन्य शहरों की तर्ज पर आगरा में जल्द ही बाइक राइडिंग व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद किराए पर बाइक लेकर पर्यटक ताजमहल का दीदार कर सकेंगे, तो वहीं फतेहपुर सीकरी, लाल किला और इमामबाड़ा समेत कई अन्य स्मारकों का भी पर्यटक बाइक के सहारे दीदार कर सकेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है पर्यटन की सोच को देखते हुए। इस प्रकार से अन्य प्रदेशों में, गोवा के अंदर, केरला के अंदर, इन प्रदेशों के अंदर बाइक की सुविधा दी गई है, स्कूटर्स की, बाइक्स की। उन सुविधा से जो टूरिस्ट है जो अपना बिना हैरेसमेंट के, बिना किसी रोक टोक के जो ट्रैवल करना चाहता है, अपना एंजॉय करना चाहता है आगरा को, तो उनके लिए एक ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि वो उस बाइक को हायर करके अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से वो जहाँ चाहें वो उस बाइक से जा सकते हैं। और उसके लिए जो गवर्नमेंट जो पता लगा है आप लोगों के माध्यम से, जो फी भी रखने जा रही है वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जो लिया है, और इससे जो है टूरिस्ट जो है अपने आप को फील फ्री करेगा विदाउट हैसल्स। तो ये एक अच्छा। और आगरा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का आगरा जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि जिलाधिकारी सेचबल नदी किनारे बसे गांव का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया और विधायक रानी पक्षलेखा सिंह समेत कई संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो चुके हैं। और ऐसे में अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगरा में ये निरीक्षण कार्य किया गया है, जहां बाढ़ ग्रसित इलाकों का जिलाधिकारी ने पहुंचकर निरीक्षण किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम में पार्टी हाईकमान ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने का प्रयास किया है। खबर है उत्तराखंड से, जहां पर आपको बता दें कि जातीय समीकरण साधने की यहां कोशिश की गई है। इसके अलावा अनुभव के साथ साथ युवा और महिला दोनों वर्ग को भी तरजीह दी गई है। पहली दफा संगठन में सभी जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की टीम में संगठनात्मक जिलों में महानगर और दून के पास सबसे ज्यादा 8 पद थे। इसके बाद नैनीताल में 3 और यूएस नगर में 2 नेताओं के पास संगठन में जिम्मेदारी थी। तो वहीं अब भट्ट की जो टीम है उन्होंने सभी जिलों के नेताओं का ख्याल रखा है और पौड़ी, यूएस नगर और नैनीताल जिले को 4-4 पद दिए गए हैं, जबकि देहरादून जिला और महानगर को 2-2 पदों का प्रतिनिधित्व सौंपा गया। बात हरिद्वार की करें तो हरिद्वार के खाते में भी 2 पद आए हैं। मंडल भी बराबर भाजपा की नई टीम में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से 14-14 पद बांटे गए हैं। एक तरफ से पार्टी के दोनों मंडलों को बराबर मान दिया गया है, तो वहीं ठाकुर ब्राह्मण दोनों वर्ग को भी खुश कर दिया गया है। दोनों वर्गों को बराबर 9-9 पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जनसंवाद कार्यक्रम रुड़की के नगर निगम के सभागार में आयोजित किया गया है। इसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। दरअसल आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के सभागार में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुना गया है और उन्हें गंभीरता से लिया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में करीब 40 अलग अलग समस्याएं आई, जिसमें 24 समस्याओं का निस्तारण तत्काल ही करवा दिया गया है। साथ ही 16 समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए।
जनसंवाद कार्यक्रम में बिजली, पानी और अतिक्रमण जैसी तमाम समस्याएं देखने को मिली हैं। ये कुछ छोड़ करके अभी पहाड़ी जिलों में हमने शुरू नहीं किया, हरिद्वार जिला हमने शुरू किया है। अभी उत्तराखंड के सभी जिलों में हम लोग समीक्षा बैठकें कर चुके हैं और अभी हरिद्वार जिले से हमने विकासखंड स्तर पर कैंप लगाने शुरू करे हैं जन सुनवाई के, जन संवाद के। चूँकि हरिद्वार जिला उत्तराखंड का ऐसा जिला है जिसमें 57 से 60 के आसपास यहाँ पर पिछड़े समाज की जनसंख्या है। उसके बाद उधम सिंह नगर भी बहुत बड़ा जिला है। तो हम पहले बड़े जिलों के विकास खंडों को करने के बाद पहाड़ों में भी 3-3, 4-4 विकास खंड इसमें पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग रहते हैं। तो हम लोग, हमारा दूसरा स्टेप है समीक्षा बैठकों के बाद हम लोग विकासखंड स्तर पर पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति की समस्या है, अन्य बहुत सारी चीज़ें, प्रमाण पत्र की समस्या है ओबीसी के। तो उसके रूप में हम एक कैंप के माध्यम से उनकी जनसमस्या। और रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के अंबावत ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। एडवोकेट फरमान त्यागी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अंबावत ने बताया है कि चौधरी ऋषिपाल सिंह अंबावत के निर्देश अनुसार किसान बचाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ की महारैली का आयोजन किया गया। और ये जो रैली का आयोजन है वो पहले किया जाना था, लेकिन इसको लेकर संगठन के द्वारा हर क्षेत्र में तैयारी भी चल रही थी। लेकिन 2 दिन पहले ही सरकार के द्वारा परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है और सिर्फ 2000 लोगों की परमिशन दी गई। इसको लेकर मुख्यालय के उप मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंप दिया गया है। आयोजन किया जा रहा था देश बचाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हर प्रदेश में जाकर तैयारियां की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही वो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई और हमें केवल 2000 लोगों की परमिशन दिल्ली में दी गई, जिस कारण सभी लोगों को आज पूरे देश में मुख्यालय और उप मुख्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आदेशित हुआ था। उसी कारण हम सब लोग यहाँ पर रुड़की तहसील मुख्यालय पर पहुँचे और हमने अपनी 6 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। सरकार डर गई थी कि किसानों का? बिल्कुल सरकार डर चुकी थी, जब तो परमिशन कैंसिल किया, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में किसान पहुंच रहा था और अब भी लगभग 10,000 से ज़्यादा किसान वहां पर पहुंच चुके थे। उसके बाद परमिशन कैंसिल की गई है, जिसमें हमारी आपके द्वारा जो पूछा गया है मांगे हैं, उसमें एक तो जो एमएसपी के गारंटी के कानून की जो केंद्र सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है, उसमें भ्रष्ट लोगों को सम्मिलित किया गया है, उसको तुरंत कमेटी को भंग किया जाए और नए किसानों को उसमें सम्मिलित किया जाए जो देश के ईमानदार किसान हो। दूसरी, हमारी बिजली बिल की पेनल्टी को माफ़ किया जाए और जो राजस्थान में एक बच्चे की अनुसूचित जाति के बच्चे की हत्या की गई है, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में। खबर जालौर से है, जहां पर दलित छात्र की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब बाड़मेर में शिक्षक ने एक दलित बच्चे को बेरहमी से पीटा है। इसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज जारी है। और ये मामला सामने के आने के बाद पुलिस आरोपी शिक्षक अशोक माली को थाने ले आई। कोतवाल गंगाराम के अनुसार 7वीं में पढ़ने वाले कृष्ण को शिक्षक ने परीक्षा के दौरान क्लास में लेट आने के कारण पीटा और उसकी तबीयत इससे काफी ज्यादा खराब हो गई। बच्चे को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के परिजन और दलित नेता जिला अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।